बेटा, एक बात याद रखना, सूरज ढलने के बाद गांव के पश्चिम वाले खेत की तरफ मत जाना। वो रास्ता, उस रास्ते पर मत चलना। दादी ने यह बात मुझे तब कही थी जब मैं 12 साल का था। उस वक्त मैंने इस बात को बचपन का डर समझा, लेकिन आज 15 साल बाद जब मैं अपने पैतृक गांव लोहगढ़ लौटा था तो दादी की वही बात मेरे कानों में फिर से गूंज रही थी। मेरा नाम राहुल वर्मा है, 27 साल की उम्र, मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई थी, तभी मैं जल्दबाजी में छुट्टी लेकर गांव आया था। गांव वही था, शांत सादा, जहां समय धीमी चाल से चलता है। पिताजी की हालत स्थिर थी। 3 दिन बीत गए थे। चौथे दिन शाम को मैं गांव की गलियों में टहल रहा था। हवा में खेतों की सौंधी खुशबू थी। चारों तरफ ढेर सारी यादें बिखरी पड़ी थीं। तभी मेरी नजर गांव के पश्चिमी छोर पर पड़ी। वहां एक पुराना संकरा रास्ता था जो सीधे खेतों की ओर जाता था। वह रास्ता, दादी ने जिस रास्ते के बारे में मना किया था। आजकल के जमाने में ऐसी बातें मुझे अंधविश्वास लगती थीं। मैंने सोचा, चलकर देखते हैं कि आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है। शायद कोई पुराना कुआं हो या कोई खंडहर जिससे बच्चों को डराया जाता हो। मैं उसी रास्ते की तरफ बढ़ चला। रास्ता ईंटों से बना था, लेकिन अब वो ईंटें टूटी हुई थीं। उनके बीच से घास उगाई थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रास्ते के ऊपर इस तरह जुड़ गई थीं कि एक अंधेरा सुरंग सा बन गया था। सूरज ढल रहा था और उस रास्ते पर पहले से ही शाम के साए लंबे हो रहे थे। मैं लगभग 50 कदम अंदर गया ही था कि पीछे से आवाज आई, ओए राहुल, कहां चले जा रहे हो? मैं मुड़ा। गांव का ही एक युवक सुरेश मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। वो पास आकर हांफते हुए बोला, ये रास्ता, यहां मत जाओ। क्यों भाई, क्या हुआ? सुरेश ने चारों तरफ देखा, फिर मेरे कान में फुसफुसाया, ये रास्ता सीधा श्मशान घाट जाता है, पुराना श्मशान। और यहां रात को चीजें दिखती हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। चीजें? कैसी चीजें? लोग कहते हैं एक औरत जिसने आत्महत्या की थी, वो इसी रास्ते पर रात को घूमती है। जो भी इस रास्ते से रात को गुजरता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश मिलती है। कब की बात है ये? बहुत पुरानी, मेरे दादा भी कहते थे। लेकिन पिछले साल बिहार से आया एक मजदूर, वो रात को इसी रास्ते से गुजरा था। अगले दिन उसकी लाश मिली। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। लेकिन उसकी आंखें वो इतनी खुली और डरी हुई थीं जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे पागल कर दे। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हम दोनों वापस गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन मेरा दिल उस रास्ते की तरफ ही अटका रहा। एक अजीब सी खींचतान महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो। उस रात जब सब सो गए, मैं अपने कमरे की खिड़की से उस पश्चिमी रास्ते की तरफ देखता रहा। चांद निकला हुआ था और उस रास्ते पर चांदनी पड़ रही थी। तभी मेरी नजर पड़ी। रास्ते के ठीक बीच में दूर से एक सफेद सी आकृति खड़ी दिखाई दी। एक औरत, लंबी पतली, उसका चेहरा चांदनी में धुंधला दिख रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेड़ की टहनी हवा में हिल रही थी। शायद नजर का धोखा था, मैंने सोचा और सोने चला गया। लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात मुझे लगता रहा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। अगले दिन मैंने पिताजी से उस रास्ते के बारे में पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वो रास्ता, वहां मत जाया करो बेटा, बहुत पुरानी बात है। पापा, सच बताइए, क्या हुआ था वहां? पिताजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी दादी ने ठीक ही मना किया था। उस रास्ते पर कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक नवविवाहित जोड़ा, लड़का ट्रैक्टर चला रहा था, लड़की पीछे बैठी थी। रात थी, ट्रैक्टर पलट गया, लड़का बच गया, लेकिन लड़की, उसकी मौत हो गई वहीं उसी रास्ते पर। और फिर क्या? वो लड़की वहीं की वहीं रह गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी उस रास्ते पर अपनी मौत का इंतजार कर रही है। वो हर रात निकलती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वो अपने साथ ले जाती है। मैं चुप हो गया।
ये कहानी भी वही थी जो सुरेश ने बताई थी, बस विवरण अलग थे। लेकिन मेरे मन में एक शंका थी, क्या सचमुच कोई आत्मा हो सकती है या फिर यह सब लोगों का डर है? शाम को मैं फिर से उस रास्ते के पास गया, लेकिन इस बार अंदर नहीं गया। दूर से ही खड़ा होकर देखने लगा। रास्ता शांत था, पक्षी चहचहा रहे थे। तभी अचानक सारे पक्षी एक साथ चिल्लाकर उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, बिल्कुल बर्फ जैसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ देख रहा है। रात को जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप हिला, हल्का सा। मैंने सोचा हवा का झोंका होगा, लेकिन खिड़की बंद थी। दरवाजा फिर हिला, इस बार जोर से, ठन। मैं चौंक कर उठ बैठा, दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कॉरिडोर खाली था। पिताजी और मां का कमरा दूर था, वो सो चुके थे। मैं दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर आया। तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत ही हल्की, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर कह रहा हो, आ जा। मैं एकदम चौंक गया। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल उठाया, उस पर समय देखा, रात के 12:03। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी मेरे पीछे। मैं तेजी से पलटा, पीछे दीवार थी, कुछ नहीं था, लेकिन मोबाइल के ब्लैक स्क्रीन में मैंने साफ देखा था एक औरत की परछाई मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत लाइट जला दी। कमरा रोशनी से भर गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन डर मेरे दिल में बैठ चुका था। मैंने पूरी रात लाइट जलाकर रखी, नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मैं उस रास्ते पर दिन में जाकर देखूंगा, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए, कुछ ऐसा जो सब डर की वजह समझा सके। दोपहर को जब सूरज चरम पर था, मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। इस बार अकेला नहीं, अपने साथ एक लाठी और मोबाइल लेकर। रास्ते पर दिन में भी अजीब सी उदासी थी। पेड़ों की घनी छाया के कारण रास्ता अंधेरा ही था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग 200 मीटर चलने के बाद रास्ता एक खुले मैदान में खुलता था और वहां वह श्मशान घाट था। यह कोई साधारण श्मशान घाट नहीं था, यह बहुत पुराना, उपेक्षित सा था। कुछ चिताएं अधजली पड़ी थीं, कहीं कहीं हड्डियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर चारों तरफ फैल गई थीं, जैसे कोई विशालकाय अजगर बैठा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी मेरी नजर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी हुई समाधि पर पड़ी। उस पर नाम लिखा था, सुषमा देवी, 1975 से 1998 तक। नीचे एक पंक्ति और थी, अकाल मृत्यु को प्राप्त, आत्मा को शांति मिले, 1998, यानी 1998। आज से ठीक 25 साल पहले, वही साल जब पिताजी ने उस दुर्घटना का जिक्र किया था। मेरे मन में एक कड़ी जुड़ गई, यही वो लड़की थी, सुषमा। मैंने आसपास और देखा, कुछ दूरी पर एक और समाधि थी। उस पर लिखा था, रामलाल, 1970 से 1958 तक। हैरानी की बात यह थी कि रामलाल की मृत्यु की तारीख भी 1958 थी, और वो भी सुषमा के ठीक एक हफ्ते बाद। मैंने मोबाइल से इन समाधियों की फोटो ली। गांव वापस लौटते हुए मैं सीधा सुरेश के घर गया। मैंने उसे फोटो दिखाई और पूछा, ये सुषमा देवी कौन थी और ये रामलाल? सुरेश का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। तुम वहां गए थे, श्मशान घाट? हां, अब बताओ। सुरेश ने एक गहरी सांस ली। सुषमा वो नई नई दुल्हन बनकर आई थी, रामलाल उसका पति था। कहानी वही है जो तुम्हारे पिता ने बताई। ट्रैक्टर दुर्घटना, सुषमा की मौत हो गई। लेकिन असली कहानी वो नहीं है जो लोग बताते हैं। क्या है असली कहानी? रामलाल वो शराबी था, क्रूर, सुषमा के साथ मारपीट करता था। उस रात भी वो शराब पीकर आया था और फिर झगड़ा हुआ। गांव वालों ने चीख पुकार सुनी, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं गया। अगली सुबह सुषमा की लाश उस रास्ते पर पड़ी मिली। लोगों ने कहा ट्रैक्टर दुर्घटना, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो निशान ट्रैक्टर के नीचे आने से नहीं लगे थे। मेरी सांसें रुक गईं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते हैं,
सुषमा की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। रामलाल ने उसे मार डाला था और फिर नाटक किया कि ट्रैक्टर दुर्घटना हो गई। और फिर रामलाल की मौत कैसे हुई? सुरेश की आवाज और धीमी हो गई। सुषमा की अंतिम क्रिया के 1 हफ्ते बाद रामलाल रात को शराब पीकर उसी रास्ते से लौट रहा था। उसने कहा था कि सुषमा उसे दिख रही है। वो चीखता हुआ भागा। अगली सुबह उसकी लाश भी उसी रास्ते पर मिली। उसकी आंखें, उनमें इतना डर था कि देखने वाला कांप उठता था। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव वालों को पता था सुषमा की आत्मा ने उसे मार डाला था। और तब से तुमने उसकी समाधि को छुआ तो नहीं? सुरेश ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ फोटो ली। अच्छा हुआ। कहते हैं जो भी उसकी समाधि को छूता है वो उसके सपनों में आने लगती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुषमा की कहानी मेरे दिमाग में घूमती रही और फिर मुझे वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। तूने मेरी कब्र देख ली, अब तू मेरा है। अगले 3 दिन मैं एक तरह से कैदी जैसा जी रहा था। डर हर पल मेरे साथ था। रात को मैं लाइट जलाकर सोता, लेकिन नींद में बार बार जाग जाता। सपने आते। एक औरत सफेद साड़ी में खून से सनी हुई वो मेरी तरफ बढ़ती और हर बार जब वो मुझे छूने वाली होती मैं चीखता हुआ जाग जाता। चौथे दिन मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। दोपहर को मैं नहा रहा था। बाथरूम का शीशा भाप से धुंधला हो गया था। मैंने तौलिए से शीशा साफ किया और तब मैंने देखा शीशे में मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। मैं चीखने ही वाला था कि शीशे पर पानी की बूंदें फिर से गिरी और वह आकृति धुंधली पड़ गई। जब शीशा फिर साफ हुआ तो मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगली से लिखा हुआ एक शब्द था, आज रात। मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आया। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने मां से कहा कि मुझे बुखार है और कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन मन में डर था। आज रात क्या होने वाला था? शाम ढलते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते चुपचाप अपनी अपनी जगह सिमट गए। पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी। जलती हुई लकड़ी और सड़े हुए फूलों। रात के 9 बजे थे। मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नया मैसेज, अनजान नंबर। मैंने खोला। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, वही रास्ता, रात के अंधेरे में, और उस रास्ते के ठीक बीच में एक सफेद आकृति खड़ी थी। फोटो ब्लरी थी, लेकिन इतना साफ था कि वो एक औरत ही थी। मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। मैंने उसे उठाया। मैसेज डिलीट करना चाहा, लेकिन मैसेज डिलीट नहीं हुआ, बल्कि फोटो धीरे धीरे साफ होने लगी। औरत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक डरावनी मुस्कान। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर वही फोटो बार बार आने लगी। मैंने मोबाइल की बैटरी निकालनी चाही, लेकिन बैटरी निकली ही नहीं, जैसे वो अंदर से चिपक गई हो। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, टिक टिक टिक, जैसे कोई नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा हो। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजे का हैंडल हिला धीरे से। मैं सांस रोके बैठा रहा। दरवाजा खुला नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे की ओर से एक काली गाढ़ी छाया अंदर घुसने लगी। यह छाया फैलती गई और धीरे धीरे एक आकृति बनाने लगी। एक औरत की आकृति। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह कोई सपना है, जल्दी खुल जाओ आंखें। लेकिन जब आंखें खोलीं तो वह आकृति अब भी वहीं थी, दरवाजे के सामने, पूरी तरह से काले धुएं जैसी। बस आकृति ही दिख रही थी। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। फिर वो आकृति धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी, दरवाजे से बाहर चली गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का कॉरिडोर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मैंने देखा वह सफेद आकृति दूर जाती हुई। वो मुझे इशारे से बुला रही थी, आ मेरे पास आ। मैं समझ गया, वो मुझे उस रास्ते पर ले जाना चाहती थी, उसकी दुनिया में। और मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे पैर
उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मैंने रुकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुक सका। मैं चुपचाप कॉरिडोर से निकला, सीढ़ियां उतरी। घर का मुख्य दरवाजा अध खुला था। मैं बाहर निकल गया। गांव की सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ चांद की रोशनी थी और वो सफेद आकृति वो दूर उसी रास्ते के मुहाने पर खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैं चलने लगा उसकी तरफ। जानता था कि यह गलत है, लेकिन रुक नहीं सकता था। जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। मैं उस रास्ते के मुहाने पर पहुंच गया। वह सफेद आकृति अब रास्ते के अंदर थी। लगभग 10 कदम दूर वो मुड़ी और मेरी तरफ देखती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता आज रात और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे वो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ा रही हों। हवा में फुसफुसाहट थी। रामलाल, तू आ गया। आज तेरा अंतिम दिन है। मैंने खुद को रोकने की आखिरी कोशिश की। मैं रामलाल नहीं हूं, मैं चिल्लाया। आगे चलती हुई आकृति रुक गई। वो धीरे धीरे पलटी। अब हमारे बीच सिर्फ 5 कदम की दूरी थी। चांद की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी और अब मैं साफ देख सकता था। वो एक युवती थी, 20-22 साल की, सफेद साड़ी पहनी हुई जो अब मैली और फटी हुई थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उस पर एक गहरी पीड़ा और क्रोध था। उसकी आंखें वो लाल थीं, जलती हुई अंगारों जैसी, और उसके माथे पर एक गहरा घाव था जिससे अब भी खून रिस रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत थी, गहरी जमी हुई नफरत। तू रामलाल नहीं है? उसकी आवाज आई, रेंगती हुई, टूटी हुई। लेकिन तू उसकी तरह दिखता है। हर आदमी उसकी तरह दिखता है। हर आदमी झूठ बोलता है। हर आदमी मारता है। मैं नहीं मारता, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें शांति दिलाना चाहता हूं। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी ठंड मुझे छू गई। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। हर रात मैं एक नए रामलाल की तलाश में निकलती हूं और आज मैंने तुझे पा लिया। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और नाखून काले थे। वो मेरे गले की तरफ बढ़ी। तूने मेरी कब्र देखी, तूने मेरी कहानी जान ली। अब तू मेरा है। तू मेरे साथ इसी रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए भटकेगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। मैं हिल नहीं सका। उसकी उंगलियां मेरे गले के करीब आईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। यही अंत है। तभी दूर से कुत्तों के जोरदार भौंकने की आवाज आई और गांव की ओर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कोई चिल्ला रहा था, राहुल, राहुल। सुषमा ने एक तीखी चीख मारी। उसकी आकृति कांपने लगी। चले जाओ, मेरा न्याय बाधा मत डालो। लेकिन टॉर्च की रोशनी करीब आ रही थी। सुरेश और गांव के कुछ और लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। सुषमा ने मेरी तरफ एक आखिरी नफरत भरी नजर देखा। तू बच गया आज, लेकिन मैं तेरे सपनों में आऊंगी। मैं तेरी सांसों में घुस जाऊंगी और एक दिन तू खुद इस रास्ते पर आएगा, मेरे पास। और फिर वो धुंधली पड़ गई, हवा में घुल गई, जैसे कोई धुआं था। सुरेश और दूसरे लोग मेरे पास पहुंचे। क्या हुआ? तू यहां क्या कर रहा था? हमने तेरी चीख सुनी। मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज चल रही थी। मैंने गले को छुआ। वहां 5 उंगलियों के निशान थे, काले, जले हुए से। वो यहां थी। मैं हांफते हुए बोला। सुरेश ने मेरे गले के निशान देखे। उसकी आंखें फैल गईं। भगवान, उसने तुझे निशान बना दिया। अब तू कभी भी सुरक्षित नहीं है। वो कहीं से भी आ सकती है, कभी भी। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया था। और तब मैंने महसूस किया, वो गायब नहीं हुई थी। वो अभी भी यहीं थी, इसी रास्ते पर। बस देख नहीं सकते थे। वो मेरी सांसों में थी, मेरे डर में, मेरी हर धड़कन में। मैं समझ गया, यह खत्म नहीं हुआ था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। और अगली बार शायद कोई मुझे बचाने नहीं आएगा।